कॉन्ग्रेचुलेशन सुप्रिया। थैंक यू सर। आपने कौन सा ये आपका पहली बार इंटरव्यू आप फेस कर रहे हो? यस सर। अपने बारे में आप कुछ बताइए। सर मेरा नाम सुप्रिया गुप्ता है, मैं मूलतः लखनऊ की निवासी हूँ और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही कंप्लीट की है और इंटरमीडिएट मैंने लॉरेंस वुमेन पब्लिक गर्ल्स इंटर चौक कॉलेज से कंप्लीट किया है 2011 में और उसके बाद मैंने अपना स्नातक लखनऊ विश्वविद्यालय से कंप्लीट किया है 2014 में और फिर मैंने परा स्नातक लखनऊ विश्वविद्यालय से ही 2016 में भूगोल विषय के साथ कंप्लीट किया। अब मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रही हूँ। आपका एक विषय शिक्षा शास्त्र भी था। यस सर। शिक्षा शास्त्र है क्या? सर शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट अगर कहा जाए तो जो हम मतलब सर एग्जैक्ट डेफिनेशन। अच्छा, दुर्खीम ने एजुकेशन को डिफाइन किया, सर उसके बारे में आपको कुछ आइडिया है? सर शिक्षा शास्त्र पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया तो अभी हमने इसके बारे में। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था दो भागों में बटी हुई है। एक है क्वांटिटेटिव एजुकेशन और एक है क्वालिटेटिव एजुकेशन। क्वांटिटेटिव जो कि मिड डे मील या सरकारी विद्यालयों के माध्यम से और दूसरा जो है प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनके माध्यम से। तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान समय में जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो सामाजिक विभेद को बढ़ावा दे रही है या लोगों के उत्थान में मदद कर रही है? सर ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि सामाजिक विभेद को बढ़ावा दे रही है, बट ये है कि हाँ लोगों का उत्थान भी हो रहा है। जैसे सरकार जो स्कीम चला के और गरीब बच्चों को पढ़ा रही है, फ्री में निःशुल्क शिक्षा दे रही है, उससे लोगों का उत्थान भी हो रहा है। बहुत सारे आजकल जो मतलब प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं एस्पिरेंट, वो अधिकतर सरकारी स्कूल से कुछ ना कुछ पढ़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सामाजिक विभेद को बढ़ावा दे रही है, और लेकिन हाँ कुछ हद तक कहा जा सकता है कि जैसे प्राइवेट स्कूल्स में वही जो जिनके पास पैसा है वही अफोर्ड कर सकते हैं, उसको पढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ आप बता सकती हैं जो शिक्षा से संबंधित हों? सर जैसे मिड डे मील है और सर्व शिक्षा अभियान है और सर इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है, अटल टिंकरिंग लैब चल रही है और सर इनोवेशन पे जोर दिया जा रहा है। और सर ये इनोवेशन पे जो जोर दिया जा रहा है, इनोवेशन क्या है? सर किसी भी क्षेत्र में नवीन विचार लाना वो इनोवेशन है, जो मतलब। तो शिक्षा के संदर्भ में वर्तमान कोविड की जो सिचुएशन है सर इसमें आप शिक्षा का भविष्य किस रूप में देख रही हैं? सर इसमें ये है कोविड में जैसे अभी 2 गज की दूरी का नियम है तो हम जाके सीधे फिजिकली एजुकेशन नहीं ले सकते, तो इसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल इंडिया का जो मतलब प्रमोट किया जा रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है। तो इसका भविष्य ये है कि शिक्षा में अब डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा सर। हमारे यहाँ जो डिजिटल डिवाइड है यस सर। सभी के पास उसकी उपलब्धता नहीं है, यस सर। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो हम डिजिटल लर्निंग की बात कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं वंचित वर्ग के साथ विभेद को और बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं? सर ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट स्कीम भी चला रही है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड की सुविधाओं के लिए स्कीम चलाई जा रही है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है। सर अभी इस वर्तमान कंटेक्स्ट में देखा जाए तो कुछ है अभी, जैसे रूरल अर्बन डिवाइड है और जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कुछ एरिया में नेट की प्रॉब्लम है, बट सर इसमें सरकार काम नहीं कर तो रही है। अगर हम वहाँ पे नेट पहुँचा भी देते हैं यस सर। तो आपको क्या लगता है कि जो संपूर्ण जनसंख्या है वो उन स्मार्टफोन को भी यूज़ करने या उसको ख़रीद करने, उनको अफोर्ड करने में भी कैपेबल है? सर सरकार ने इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स भी बनाए हुए हैं। अगर सभी लोग वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो सर्विस सेंटर में जाकर अगर एजुकेशन ले सकते हैं। और सर स्कूल्स में भी सर प्रोवाइड किया जा रहा है, कंप्यूटर की सुविधाएं दी जा रही हैं। तो अगर आपके पास स्वयं का फ़ोन नहीं है तो आप स्कूल में जाके उसको देख सकते हैं। अच्छा, आपने इथिक्स में यस सर। एक इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म सुना होगा, यस सर। इसका क्या अर्थ है? सर एथिक्स में इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ है कि हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले सिर्फ इमोशनली नहीं सोचना है, अपने दिमाग का भी प्रयोग करना है, बुद्धिमत्ता का भी प्रयोग करना है। सिर्फ सेंसिटिव होकर ही किसी डिसीजन पे नहीं जाना है। सर इसका मतलब ये है। एक शब्द आता है तदानुभूति, इम्पैथी।
इसका भी कोई संबंध है क्या इमोशनल इंटेलिजेंस से? सर एक शब्द होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी। सिंपैथी में होता है कि हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। एम्पैथी में है कि हम उसकी स्थिति को तो समझ रहे हैं, बस हम इतना सेंसिटिव नहीं होंगे और हम उसकी स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास करेंगे। सर ये होता है। अच्छा, ये बताइए कि गांधी जी की सर्वोदय विचारधारा, ये सर इसके बारे में कुछ? सर्वोदय की गांधी जी की विचारधारा था कि सबका उदय हो, सबका, जैसे अभी मोदी जी का भी ये है सबका साथ सबका विकास, वैसे ही गांधी जी की विचारधारा भी थी कि सबका उदय हो एक साथ। सबका उदय का मतलब? जैसे उन्होंने विचारा अंत्योदय की विधि थी कि अंतिम लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति का भी उदय हो, वैसे ही सर्वोदय की विचारधारा थी कि सभी व्यक्तियों का समान उदय हो। सभी का मतलब सभी वंचितों का? सभी मतलब जितने भी तबके हैं, वंचित तबके हैं, महिला हैं, जितना भी डिवाइड है वो सबका उदय हो। मतलब ऐसा ना हो कि महिलाएं पीछे रह जाएं या वंचित वर्ग पीछे रह जाएं या अनुसूचित जाति के वर्ग पीछे रह जाएं, ऐसा नहीं, सबको समान, सबको साथ लेने के लिए। अच्छा, इसी तरीके से मार्क्स ने भी जो है सर्वहारा के कल्याण की बात की थी। यस। तो क्या मार्क्स के विचारों को गांधी के विचारों से इक्वेट किया जा सकता है, उसके समान समझा जा सकता है? नहीं सर, गांधी का विचार और मार्क्स के विचार में अंतर है। सर मार्क्स का विचार था कि उन्होंने कहा था कि सर्वहारा वर्ग, और उन्होंने दो वर्ग बताए थे, पूंजीपति वर्ग होता है और एक जो है श्रमिक वर्ग होता है। तो उन्होंने कहा था कि पूंजीपति वर्ग जो है उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए और श्रमिक वर्ग की सत्ता है। उन्होंने पूंजीपति वर्ग को पूरी तरह समाप्त करने की बात की थी, जबकि गांधी जी ने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि पूंजीपति वर्ग जो मतलब श्रमिक वर्ग है या वंचित तबके के लोग हैं, उनके उत्थान के लिए उसका सहयोग करें, ना कि उनको समाप्त करने की बात की थी। गांधी जी का अहिंसा संबंधित क्या विचार? गांधी जी ने कहा था कि हमें किसी भी तरह की हिंसा का साथ नहीं कर लेना चाहिए, अहिंसा का साथ लेकर ही हमें सारे काम करने चाहिए। हिंसा से उनका मतलब क्या था, उसका अर्थ क्या था? हिंसा से उनका तात्पर्य था किसी को आघात ना पहुंचाएं, किसी को किसी तरीके से चोट ना पहुंचाएं, फिजिकली, मेंटली तो सर था उनका कि मेंटली तो उन्होंने पहुंचाया ही था अंग्रेजों को चोट, बट मतलब इनकी जो हिंसा की धारणा थी वो जीव मात्र के संदर्भ में थी कि प्रकृति के भी संदर्भ में थी? सर प्रकृति के संदर्भ में भी थी। तो प्रकृति के संदर्भ में क्या थी? सर जैसे उन्होंने पर्यावरण के लिए भी सर एग्जैक्ट भी याद है, सॉरी सर। अच्छा, ये बताइए कि आदर्शवाद और भौतिकवाद के बीच अंतर जानते हैं? सुखवाद, उपयोगितावाद और सर्वोदय। सर सुखवाद में ये होता है कि मनुष्य जितने भी काम करता है उसके पीछे एक लक्ष्य होता है कि वो अपने सुख के लिए वो कार्य कर रहा है। उपयोगितावाद में ये होता है कि जैसे कि आजकल का समाज होता जा रहा है, उपयोगितावाद पे आधारित होता जा रहा है। और सर एक आपने और कुछ पूछा? सर्वोदय। सर्वोदय तो सर सबका सबका सब। अच्छा, ये बताइए कि वर्तमान समय में आप नैतिकता की स्थापना के लिए धर्म को कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? सर धर्म का एक अच्छा रूप ये भी है कि इससे मतलब नैतिकता लोगों की चाहे किसी भी वजह से आती है, लेकिन नैतिकता भी आती है। जैसे चाहे कोई डर हो या फिर कुछ है मन में, तो लोग थोड़ा नैतिक भी होते हैं उसकी वजह से। धार्मिक अगर कोई भी कार्य करवाना है किसी से, तो उसको अगर धर्म से जोड़ के किया जाए तो वो उसको मानते हैं सर। तो अगर हमें नैतिकता का उत्थान करना है, तो अगर हम ऐसे ही किसी से कहेंगे तो वो शायद ना माने, लेकिन अगर उसको धार्मिक पक्ष से जोड़ दिया जाए तो वो उसको माने कर सकता है। नैतिकता का अर्थ क्या होता है? सर नैतिकता का अर्थ ये है कि हमें मतलब नीति वो नैतिकता का अर्थ। चलिए, अच्छा ये बताइए कि आपने संगीत में अपनी रुचि की बात की है, किस तरीके की संगीत आप पसंद करती हैं? आप गाना पसंद करती हैं कि सुनना पसंद करती हैं? किस प्रकार का संगीत? सर बॉलीवुड संगीत पसंद है और 90s के जो संगीत है। 90s के पसंद आप करती हैं, तो 90s के हमको कुछ आप म्यूज़िक डायरेक्टर्स बता सकते हैं जो कि उस समय? सर म्यूजिक डायरेक्टर तो सॉरी से नहीं याद है, बट हाँ संगीतकार यार जो गाने गाते हैं उस समय का कोई एक मेल सिंगर जिसने सबसे अधिक गाने गाए हैं 90s में? सर उदित नारायण। उदित नारायण के हमें आप 3 गाने बताइए। उदित नारायण के गाने सर एक था चाहे तुझको चाहूँगी हरदम, उसमें जो मेल सिंगर था, और उदित नारायण सर अभी गाने तो सही से याद नहीं। अच्छा, कुकिंग का भी आपने अपना शौक बताया, Yes, तो sir. किस तरीके की कुकिंग आप करती हैं? सर फ्री टाइम में
मैं इंडियन फूड भी बनाती हूँ, चाइनीज़ फूड भी बना लेती हूँ। चाइनीज़ फूड आप क्या क्या बनाती हैं? सर जैसे चाइनीज़ में मैंने वो चाउमीन ट्राई किया है, और सर मैंने जैसे वो पास्ता ट्राई किया हुआ है, और माइक्रोवेव ट्राई किया हुआ है। पास्ता के लिए रेड सॉस या वाइट सॉस आप किस तरीके से बनाती हैं? सर एक सॉस वाला होता है, एक विदाउट सॉस वाला नहीं होता तो है। वाइट सॉस उसके लिए जो प्रिपेयर किया जाता है उसको कैसे बनाया जाता है? सर प्रिपेयर नहीं, मार्केट से ही परचेज करके उसको यूज करते हैं, प्रिपेयर नहीं करते। सर आप थोड़ा पहले पूछना। शुक्रिया, आपको चीज़ों का नॉलेज है लेकिन कॉन्फिडेंटली बताइए, ठीक है। और किसी भी चीज़ को, जैसे कि आपको है लग रहा है कि ये चीज़ आपको नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्वेश्चन चाहे जितना आप छोड़ दीजिए उसमें नंबर नहीं कटता। जो बताइए उसको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बताइए, ठीक है। ये बताइए कि संविधान में अब तक कुल कितने संशोधन किए गए हैं? सर चेक तो भी याद है, शायद 103 या 104। लास्ट कौन सा किया गया है? सर जो भी 10% रिजर्वेशन दिया गया है EWS को। लास्ट है, कौन सा संविधान संशोधन है? सॉरी सर अभी याद नहीं आ रहा शायद। ओके। कौन सा एरिया आपको सबसे अच्छा लगता है? आपको सिविल सेवा की तैयारी आप कर रहे हैं, आपको कौन सा एरिया ऐसा है जो सबसे ज़्यादा पसंद है? सर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पसंद है। भारत में जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं हाँ सर। उनको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? सर क्लाइमेटिक जोन्स को कितने भागों में वर्गीकृत है सर? कौन कौन से क्लाइमेटिक जोन हैं? सर क्लाइमेटिक जोन जैसे यहाँ पे सर सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे दक्षिण में पश्चिमी घाट पे वो आर्द्र वन पाए जाते हैं, और सर वहाँ राजस्थान में हमारे कटीले वन पाए जाते हैं, और गंगा के मैदान में पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। हिमालय पे अल्पाइन भी पाए जाते हैं, टुंड्रा भी वन पाए जाते हैं सर। और मेनली अगर देखा जाए तो मानसूनी वन ही अधिकतर पाए जाते हैं। ये ट्रॉपिकल जो जोन है, क्लाइमेटिक Yes, sir. जोन है, ये किस रीजन में पाया जाता है? ट्रॉपिकल जोन सर इक्वेटर से 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ के बीच में पाया जाता है। इक्वेटर के पास किस तरीके का ज़्यादा जो वेजिटेशन वनस्पति है, किस तरह की अधिक पाई जाती सर है? विश्वतरेखीय वनस्पति। विश्वतरीके, Yes. कोई एग्जाम्पल? सर जैसे अमेजन वन पाए जाते हैं, कांगो बेसिन के वन पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में भी ऐसे ही वन पाए जाते हैं। भारत में सवाना ग्रासलैंड किस जोन में है, किस राज्य में ज़्यादातर है? सवाना ग्रासलैंड के राज्य सर मध्य के क्षेत्र में पाए जाएंगे सर, मध्यवर्ती क्षेत्र में। मध्यवर्ती क्षेत्र, मध्य प्रदेश वगैरह में? मध्य प्रदेश सर उसमें भी थोड़ा बहुत हो सकता है, बट ये कर्नाटक के क्षेत्र में और महाराष्ट्र के क्षेत्र में हो सकते हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जहाँ पर सर प्रेसिपिटेशन कम होती है, 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है, वहाँ पर सर ये वन पाए जाते हैं। ओके, सवाना ग्रासलैंड। बस सर। सवाना ग्रासलैंड की खासियत क्या है? सर यहाँ पे पेड़ बहुत कम पाए जाते हैं, यहाँ की जो घास होती है बहुत ऊंची ऊंची होती है, बहुत लंबी घास के प्रदेश होते हैं, इसलिए इसको सवाना कहते हैं सर। ये जो अभी आपने सुना होगा बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवाती तूफान यस सर। आया, यस सर। ये अधिकतर बंगाल की खाड़ी में ही क्यों आता है, अरब सागर में क्यों नहीं आता? सर अरब सागर में भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी में ही आते हैं। क्यों? सर इसके लिए कंडीशंस ये है कि जैसे यहाँ पे जो वो प्रशांत महासागर से आने वाले जो वो होते हैं तड़ित झंझा होते हैं, वो यहाँ पे होते हैं, और सर यहाँ पे ITC-Z भी इसी क्षेत्र में मतलब ज़्यादा वो रहता है। और उसके बाद जो सर हवाएं आती हैं, मानसूनी पवनें आती हैं, उनकी सर दिशा भी ऐसी रहती है कि इसी क्षेत्र से, इस क्षेत्र में जो तड़ित झंझा होते हैं वो ITC-Z में आके उसके बाद सर ये सर मतलब आगे उन्हीं हवाओं के उनसे आके सर आगे बढ़ते हैं और जाके टक से टकरा जाते हैं। लो प्रेशर जोन यस सर। यहाँ जो बनते हैं, यस सर। उनका रीज़न क्या है, यहाँ पे ज़्यादा क्यों बनते हैं? सर लो प्रेशर जोन यहाँ पे सर ओके। भारत में जो वेस्टर्न कोस्ट है और ईस्टर्न कोस्ट है, यस सर। सबसे अधिक नेचुरल जो बंदरगाह हैं
वो किस पोस्ट पर है? सर वेस्टर्न कोस्ट में। नाम बताइए कोई। सर जैसे वेस्टर्न कोस्ट पे कोच्चि हो गया, मार्मा गोवा हो गया, मुंबई हो गया, और सर कांडला हो गया। जवाहर बंदरगाह कहाँ पर है? सर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में किस प्रकार का है? जवाहर सर ये भी वेस्टर्न कोस्ट पे ही बंदरगाह है। नेचुरल हार्बर है या? सॉरी सर। ओके। कश्मीर में Yes, किस प्रकार का क्लाइमेटिक जोन पाया जाता है? सर वहाँ पे शीत जलवायु प्लेस में। शीत। Yes, लद्दाख में भी? सर वहाँ पे तो टुंड्रा जलवायु कहा जाता है, जैसे वहाँ पे सर टुंड्रा वनस्पति है कि टुंड्रा? शीत मरुस्थल है लद्दाख हाँ, तो। ओके। नहीं तो क्लाइमेटिक कंडीशंस किस प्रकार की होती हैं यहाँ पर? सर वहाँ पे साइबेरियन क्लाइमेट जैसा है। साइबेरियन क्लाइमेट। Yes, वेस्टर्ली विंड्स का क्या कोई इम्पैक्ट पड़ता है? क्या हमारे नॉर्दर्न जो रीजन है वहाँ पर बारिश yes, में? सर पड़ता है। सर क्या? जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं शीत ऋतु में हमारे यहाँ नॉर्थ एरिया में, अधिकतर पंजाब, हरियाणा और ईस्ट वेस्टर्न यूपी में, तो ये सर जो वेस्टर्ली विंड्स होती हैं वही सर उन्हीं के प्रभाव में आके सर यहाँ पे वर्षा होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं पश्चिमी अच्छा। पीवीटीजी का नाम सुना है? क्या होते हैं पीवीटीजीज? ये सर पार्टिकुलर वनरेबल पीवीटीजीज ट्राइबल ग्रुप्स। क्या? सर जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जो मतलब बहुत ही जिनकी स्थिति बहुत ही ख़राब होती है उसको गवर्नमेंट पीवीटीजीज में डाल देती है। सर अभी इंडिया में अप्रॉक्स 70 पीवीटीजीज हैं। 70? सर एग्जैक्ट नहीं पता। भारत के जो संवैधानिक इतिहास में सर जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का जो पद है परीक्षा महालेखा नियंत्रक का, ये पहली बार भारत के संवैधानिक इतिहास में यानी ब्रिटिश कालीन इतिहास में कब शामिल किया गया? सॉरी सर याद नहीं आ रहा। प्रस्तावना में आपने पंथ निरपेक्षता शब्द सुना है? यस सर। क्या मतलब इसका? सर पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसके लिए सारे धर्म समान हैं। पंथ निरपेक्षता का मतलब यही है। यस। ये सब पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता पंथ निरपेक्षता में क्या अंतर है? सॉरी सर। अच्छा, धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है? सर धन विधेयक वित्त विधेयक का ही एक पार्ट होता है, लेकिन धन विधेयक में जो आर्टिकल 110 में प्रावधान किए गए हैं वो आते हैं, जबकि वित्त विधेयक में आर्टिकल 110 के अलावा जो प्रावधान होते हैं। ओके। किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये प्रावधान है कि अगर संसद के दोनों सदनों में कोई मतभेद होता है यस सर। किसी बिल को लेकर, किसी विधेयक को लेकर, यस सर। तो उसका संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक Yes. राष्ट्रपति बुला सकते जी हैं? सर। किस आर्टिकल में प्रोविजन? सर आर्टिकल 108। आर्टिकल 108। ठीक है। भारत के संविधान में यस सर। केंद्र और राज्य दोनों के लिए जो विषय हैं वो अलग अलग बांटे गए हैं, जिसे हम डिवीजन ऑफ पावर, यस सर। शक्तियों के विभाजन के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान की वो कौन सी अनुसूची है यस सर। जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची। कितनी लिस्ट है इसमें? सर 3 लिस्ट है। 3। यस सर। सबसे अधिक किसमें है? किस लिस्ट में सब्जेक्ट है? सॉरी सर याद नहीं। एंटी डिफेक्शन लॉ का नाम सुना है? यस सर। दल बदल कानून यस सर। कब पारित हुआ? 52वें संविधान संशोधन 1985। 1985। यस। इस दल बदल कानून और जो सदस्यों को प्राप्त अनुच्छेद 105 के अंतर्गत विशेषाधिकार है, जिसमें उनको सदन में कुछ भी बोलने, कुछ भी कहने का अधिकार दिया गया है, यस। दल बदल कानून और इस अधिकार के बीच क्या आपको नहीं लगता कि कोई कॉन्ट्राडिक्शन है? सर दल बदल कानून में तो व्हिप जारी करता है। हाँ। जो है हमारा, बट जो वो विशेषाधिकार है सर, ऐसा कोई कॉन्ट्रडिक्शन मुझे तो नहीं